लगन से, पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी को करते रहिए। निसंदेह हमारा यह प्रयास आपकी तैयारियों को और ऊंचाई देगा, आपके तैयारियों में और शार्पनेस लाएगा और तीव्रता लाएगा। और हम बार बार इस चीज को कहते चल रहे हैं, एक बार फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए। जितने अधिक आप लिखेंगे उतने अधिक आपके अंदर ये जो शब्द है, शब्द का विन्यास है, वो बैठता जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए उतने उपयोगी होगा। बार बार लिखिए, हर चीज को याद करने के बाद आप याद कर लिए हैं उसे फिर से लिखिए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, फिर देखिए इस हाथों को आपके याद हो जाएगा और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप आंख मूंदे रहेंगे और सवाल ऐसे ही होते जाएंगे। तो इस टेक्निक को अपनाइए और खूब ज्यादा मेहनत करते हुए पढ़िए। चलिए, हम अपने इस बूस्टर कोर्स के दूसरे एपिसोड में पहुंच चुके हैं, दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। हमारा बिल्कुल प्रयास ये है कि आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक चीजों को एक बार रिवाइज करा दिया जाए, ताकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न मिले तो छूटने की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, कोर्स अध्याय नंबर 2 है, जिसमें अध्याय 2 आप पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं, बहुपद पढ़े हुए हैं। उसी बहुपद को यहाँ आपको जानना है, कुछ इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको जानना है, कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना है। हम अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाए रखेंगे, क्योंकि समय अभाव के कारण आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक सीखना है। इसलिए अपने गति को बढ़ाइए और खूब मेहनत करिए, परीक्षा को अच्छे से दीजिए, पूरे मन से। परीक्षा का भय होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए देखिए, सरकार ने भी ऐसा प्रयास किया है और हम सभी ने भी ये प्रयास किए हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं उसमें जो परीक्षा का भय होता है, डर होता है, वो ना रहे। इसीलिए प्री बोर्ड होने लगे हैं, छमाही भी होती है, मासिक टेस्ट होते हैं, ये सभी उसी के अपने बिंदु हैं। तो इस क्रम में बहुपद, सबसे पहले आपको ये जानना होगा पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, बहुपद होते क्या हैं। तो चर और अचर का लिखा हुआ ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, चर और अचर का ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें अचर की जो घातें हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक, चर की जो घातें होती हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक में लिखी हो, अर्थात धनात्मक और शून्य इसकी घातें लिखी हुई हैं। इस प्रकार के व्यंजक को हम कह देते हैं क्या है, ये बहुपद है। जैसे कहीं लिखा हुआ है f(x) बराबर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an x a1 x एंड प्लस a0। ये देखिए क्या है, चर और अचर का बीजगणितीय, चर और अचर का एक बीजगणितीय व्यंजक है, जिसमें यक्ष क्या है, यक्ष चर है, और a1 a2 क्या है, ये अचर होते हैं। इनको हम गुणांक भी कह सकते हैं चरों का। तो इस एक ही घात से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। बहुपद को परिभाषित करने के लिए हमारे साथ यक्ष की घातें होनी चाहिए। यक्ष की घातें कैसी हों, ऋणोत्तर पूर्णांक में हो, अर्थात धनात्मक हो सकती हैं और शून्य हो सकती हैं। कहीं अगर ऋणात्मक लिख दिया गया तो वो बहुपद नहीं होगा। 9th में भी आपने ये चीज पढ़ा होगा। फिर से एक बार उसी का रिपीटेशन हम लोग करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, ये बहुपद है। निसंदेह आप कहेंगे बिल्कुल है बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चर है उस चर की घातें कैसी हैं, धनात्मक हैं। और यहाँ देखें तो आप है ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि चर की घातों को शून्य कह सकते हैं। तो इस हिसाब से चरों को आप बता सकते हैं चर क्या हैं। जिनका मान एवरी प्लेस पे बदल जाता है वो चर है, और जिनका मान नहीं बदलता है, एक स्थान पे वही रहे, वो हमारे अचर होते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ये सभी अचर हैं। वही एक्स वाई जेड ए बी यू बी लिखा हुआ है, ये सभी चर होते हैं। तो घात और अघात समझ में आ गई। दूसरी चीज चर अचर हो गए, और फिर कैसे हम बहुपद को परिभाषित करते हैं यह भी पता चल गया। अब एक हम दूसरा बहुपद लिख रहे हैं, जरा देख के आप बताएं कि क्या ये बहुपद हो सकता है। जैसा हमने लिखा x स्क्वायर या f(x) इज इक्वल टू a/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा हमने लिखा है। जरा देखिए क्या ये बहुपद है। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं है बहुपद। क्यों? क्योंकि ये भाग में लिखा हुआ है। जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये x की पावर -2 हो गया, और प्लस 2x और प्लस क्या है 5। हमने क्या कहा कि जो चर होती है उसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक में होनी चाहिए, यहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसकी पहचान आप करना सीख चुके हैं। अब आगे देखिए घात क्या होती है। बहुपद में जो चर होते हैं उसकी सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ हमने लिखा f(x) इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसकी घात क्या होगी, यहाँ x ये चर है, यह चर है, तो दोनों में सबसे बड़ी घात किसकी है, x स्क्वायर की। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। फिर दूसरी चीज होती है पद।
पद को हम काउंट करते समय ये देखते हैं कि जो लिखे गए बीजगणितीय व्यंजक हैं वो प्लस और माइनस के साथ जब लिखे होते हैं तभी हम उसको चर के रूप में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप क्या है 8x² है प्लस 2x प्लस 5 है, कितने पद हैं यहाँ 3 पद हो गए, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं त्रिपदीय कह सकते हैं। तो पद होते हैं, दूसरी घात होती हैं, इन्हीं के आधार पे इनका वर्गीकरण भी होता है। पदों के आधार पे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय होते हैं और ऐसे घातों के आधार पे रैखिक, द्विघात, त्रिघात ये बहुपद बन के तैयार हो जाते हैं। अब इन्हीं के आगे आप चलेंगे तो प्रकार के बारे में लिखा हुआ है कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार, सबसे पहली चीज अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब कि जहां चर हो ही ना, जैसे हम fx = 5 लिख दें तो आप तो कहेंगे कि यहाँ तो चर है ही नहीं, लेकिन है। कैसे? हम x की पावर 0 तो कर सकते हैं, हमने क्या बताया ऋणोत्तर पूर्णांक में होना चाहिए, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव 0 हो, धनात्मक संख्या हो, ये हो सकती है घात। तो ये क्या बन गया, इसको हम कह देते हैं अचर बहुपद है। ऐसे ही रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब ये हुआ कि जब चर की घात 1 हो तो उसे हम कह देते हैं क्या है, रैखिक बहुपद है। ऐसे ही लिखा हुआ है अगला द्विघात बहुपद, जब चर की घातें 2 हो जाए तो इसको हम कह देते हैं कैसा है, ये द्विघात बहुपद है, चाहे जिस रूप में लिखा हो। ये जो चर की घात है वो 2 है तो इसको हम द्विघात कह देते हैं। ऐसे त्रिघात होता है, ऐसे ही द्विघात होता है, इसी को हम लोग चतुर्थ घात कह देते हैं। यानी fx = कहीं अगर x की पावर 4 लिखा है तो ये क्या बन गया, द्विघात या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको बोल देते हैं। फिर आगे आप चलें तो लिखा हुआ है बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान का मतलब ये होता है कि किसी बहुपद में, जैसे हमने ये लिखा बहुपद fx = 2x² + 5x और +3 ये है। अब इस चर के पर्टिकुलर वैल्यू पे इस fx का कुछ मान होगा। जैसे अगर हम x = 0 रख दें तो क्या मिला, f0, अर्थात ये जब x बराबर हम 0 रख दिए तो 0 पर बहुपद का मान हमें दे रहा है। यहाँ रख के आप देख सकते हैं 0 हुआ +5 × 0 + 3, ये f0 बराबर किसके आ गया 3। तो x बराबर 0 रखने पे जो हमें f0 मिला वो 3 मिला तो हम कह देते हैं कि ये x बराबर 0 पे बहुपद का क्या है, मान है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रख के बहुपद के मान को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है शून्य, जीरोज बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण में मूल होते हैं, हूबहू वही रोल यहाँ किसका होता है, द्विघात बहुपद में शून्य का होता है, कुछ और नहीं है, वही हूबहू वही चीज है। बस थोड़ा सा केवल इतना अंतर है कि हम लोग बहुपद में बराबर शून्य नहीं लिखते हैं। जब हमें शून्यक निकालने होते हैं तभी हम बराबर शून्य करते हैं, जबकि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द =0 के रूप में। जैसे इसको हमने लिखा fx = 2x² + 5x + 3, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है। अगर इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दे 2x² + 5x + 3 = 0, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन के लिए क्या होता है, मूल होते हैं, और पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, शून्यक होता है। तो कुछ और नहीं है बल्कि वही हूबहू वही चीजें हैं। कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप अगर यहाँ हम कहें कि द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कीजिए, करते क्या है, आप इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके x की वैल्यूज निकालते हैं, 2 वैल्यूज मिल गई, वही दोनों को कह देते हैं हम क्या है, इसके मूल हैं। ऐसे हूबहू यहाँ भी है। आप क्या करिए, इनको पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आ रहा है आप कह दीजिए कि बहुपद के शून्यक के लिए बराबर ये fx = 0 होगा, इसलिए यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, वही इसके क्या कहलाते हैं, शून्यक हो जाते हैं। इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है दिए गए चित्र के माध्यम से शून्यक की संख्या को ज्ञात करना। हाँ, ये बड़ी चीज होती है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यही है कि आपको देख के फिगर को बताना है कि जो है ये इसके कितने शून्यक हो गए। तो देखिए शून्यक का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हुई, x का मान ही हुआ ना। अगर 2 मान मिला, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा पॉलिनोमियल्स इस x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, एक यहाँ एक यहाँ। तो जितने पॉइंट पे ये काटता है x अक्ष को, उतना ही उसका शून्यक होता है। एक जगह काटा तो 1 शून्यक होगा, 2 जगह काट रहा है 2 शून्यक होगा। x अक्ष को नहीं काटा तो 0 शून्यक होगा, कोई शून्य ही नहीं, उसका कोई शून्यक ही नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप देख के बता सकते हैं। आप जरा देखिए पहले फिगर में, देखिए ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, केवल 1 बार, इसलिए इसका कितना शून्यक होगा, 1 शून्यक होगा। यहाँ देखिए कितनी बार काटा, कितनी बार काटा, हाँ ये ना कह देना 2 बार काट दिया, y एक्सिस को 2 बार काट रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए, हमने बताया x एक्सिस को 2 बार काटना चाहिए। तो बताते समय ऐसा ना हो फ्लो में हम चले जा रहे हैं और उसी में आप बहे जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए करना है। देखिए ये x एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। इसके कोई शून्य है ही नहीं है।
यहाँ देखिए कितने शून्यक हैं, यहाँ 3 शून्यक हैं इसके, कितने 3, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है। तो दिए गए चित्र के माध्यम से आप देख के बता सकते हैं कि किसके कितने शून्यक होंगे। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है शून्यक तथा गुणांक के मध्य संबंध स्थापित करना तथा इस पे आधारित व्यवहारिक प्रश्न, और साथ ही साथ संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। इससे भी प्रश्न आता है कि संबंधों की सत्यता की जांच करके आप बताइए कि क्या ये सही है। तो निसंदेह है, आप इसको कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो शून्यक और गुणांक समझ लीजिए क्या है। जैसे यहाँ हमने लिखा 2x² प्लस इतना 3x प्लस 5, ठीक है। ये गुणांक है किसका? यक्ष का, और ये गुणांक है किसका? x² का, ठीक है। लेकिन जब शून्यक की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसे, जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होते हैं और उसकी जांच कैसे करनी है। जैसे अभ्यास प्रश्न में हमने पहला दिया हुआ है x² प्लस 7x और प्लस 10। मान लेते हैं दिया गया बहुपद f(x) = इतना है। तो करना क्या है इसमें? सबसे पहले आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। हमने बताया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बीच वाले नंबर्स का ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7। अब 7 को हम ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं कि उसको जोड़े और घटाएं तो 7 आए, लेकिन गुणा कराएं तो ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म लिखा होता है उसके बराबर आ जाए। 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। दोनों जोड़ दिए 7 हुआ, लेकिन गुणा कराए 6 ही हुआ, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर इन दोनों को जोड़ा हमने 7 हुआ और गुणा कराया तो 10 हुआ, इसका मतलब यही है हमारा। तो हम क्या करेंगे? इस 7 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक तो हुआ हमारा x² प्लस 2x एंड प्लस 5x प्लस कितना 10। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में बना x प्लस 2 और प्लस 5 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 2 बन गया। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हुआ और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 हो गया। अब आप लिखेंगे कि बहुपद के शून्यक के लिए f(x) बराबर क्या करना होगा हमें? 0। अगर f(x) बराबर हमने 0 किया तो मिलेगा क्या? x प्लस 2 यहाँ से और x प्लस 5 इज इक्वल टू इसके 0 किया गया। ये दोनों अलग अलग 0 होंगे, तो जब x प्लस 2 0 होगा तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा? -2, और ये जब 0 होगा तो x बराबर क्या मिल गया? -5। अर्थात इसके शून्य क्या क्या हुए? -2 और -5 हुए। अब जरा देखिए गुणांक कैसे निकालते हैं हम। गुणांक ये होता है कि जो शून्यक का योग है, शून्यक का योग ये होता है किसके बराबर? -x का गुणांक होता है और बटे किसका? x² का गुणांक होता है। संबंधों की सत्यता की जांच करने चल रहे हैं हम, इनको देखते रहिए ध्यान से। देखिए हम अगर इनको जोड़े तो -2 और प्लस कितना? -7 हुआ ना। और माइनस x का गुणांक कितना है? 7 है, और x² का गुणांक कितना है? 1 है। देखिए -2 -5 किसके बराबर हुआ? -7 के, और इस तरफ भी किसके बराबर? -7 के। अर्थात जो शून्यक का योग है उसकी सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यक के गुणांक की या गुणनफल की सत्यता हमें करनी है, तो करेंगे क्या? शून्यक का गुणनफल बराबर कितना? अचर पद और बटे x² का गुणांक होता है। तो -2 गुणे -5, दोनों को माइनस में किए रहिए। जब भी माइनस मिले तो हमेशा ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। 2 चिन्ह एक साथ नहीं लग सकते। ऐसा ना हो कि एक माइनस लगा उसमें बीच में गुणा भी हम होके जा रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो अचर पद कितना है? 10 है, और x² का कोफिशिएंट 1 है। तो इनको देखिए, ये बना माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +10 बराबर किसके? +10 के। अर्थात जो शून्यांक का गुणनफल है वह भी क्या है? गुणांकों के साथ तुलना कराने पे सत्य आ रहा है, अर्थात ये सत्यता का पालन कर रहा है। बस इतने करनी होती है सत्यता में, आप हिसाब से इसको कर सकते हैं। इस पे आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, और इसके साथ साथ लिखा हुआ है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम के कुछ प्रश्न होते हैं। अब ये जैसे आप 9th में करते आ रहे हैं वही चीज यहाँ भी है कि बहुपदों का आपस में गुणा कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो चलिए गुणा नहीं बल्कि भाग कराना है। चलिए देखिए कैसे ये दिया हुआ है। सिंपली f(x) = 5x² + 2x + 7 एक बहुपद है, एंड gx = x + 2 है। करना क्या है? डिवीजन कराना है, इनमें विभाजन कराना है। तो वो विभाजन की प्रक्रिया वही साधारण जो पहले से होती आ रही है, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप उठा के जैसे भाग कराते हैं हम लोग, ऐसे भाग कराते जाएं। बस ध्यान ये रखना होता है इसमें कि यहाँ जो पहला पद लिखा होता है जैसे 5x + 2, हाँ थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि हम कितनी बार लेके जाएं। जैसे अंक का होता है तब तो हमको ये बताया जाता है कि 5 का पहाड़ा पढ़ो, 25 से ज्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं आप। हाँ ये भले ही रहे कि फ्लो में हम 5, 25, 5, 36, 535, 5, 40, 5, 9, 45, 50 तक निकल जाते हैं, लेकिन बताते समय भाग देते समय अब यहाँ कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे? यहाँ तो पहाड़ा पढ़ने वाला है ही नहीं है कुछ।
तो यहाँ के लिए क्या होता है, इस पहले वाले पद को पकड़िए, कितनी बार ले जाना है उसके लिए 5x² है पहला पद, और यहाँ का जो चर है वो कितना है x से x कटा, बचा कितना 5x। अब हमें पहली बार कितनी बार ले जाना है 5x टाइम ले जाना है, लेके जाइए 5x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ तो x² और 5x का गुणा 2 के साथ तो 10x हो गया, क्योंकि भाग में हमेशा घटता है और गुणा में हमेशा पद जुड़ते हैं। ये घट गया, 2x से 10x निकल गया तो क्या बचा -8x हुआ, और +7 अपने आप उतर आएगा। फिर कितनी बार ले जाना है, यह भी आप फिर से वही करेंगे, -8x में x से भाग करिए, बचा कितना -8, यानी इस बार -8 बार ले जाना है। तो ऐसे ही हम इसके भाग को कराते हैं, इस हिसाब से आप इनको हल कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनमें से द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, साथ ही साथ उनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। देखिए हमने अभी अभी क्या कराया कि जो शून्यांक का योगफल है वो क्या आया, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय हम इस चीज का ध्यान रखते थे कि हमें x² लिखना है माइनस क्या, मूलों का योग लिखना है। तो यहाँ मूलों का योग नहीं बल्कि शून्यांक का योग लिख देना है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका, x का होगा, और प्लस क्या है, शून्यांक का गुणनफल, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे fx बराबर, क्यों, क्योंकि ये बहुपद है। अभी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता बराबर 0 लिख देते, तो इस हिसाब से आप रख दीजिए। तो x² माइनस, देखिए शून्यांक क्या क्या दिए हैं, -3 और 2 है, तो इनको जोड़ लीजिए, -3 और +2 इंटू x, और प्लस -3 गुणे कितना 2, क्या आएगा, x² होगा, ये माइनस बचा, इसके साथ प्लस हो गया, और माइनस कितना 6, ये हमारे बहुपद बन गए। तो दिए गए शून्य की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को भी निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब जो मेन सवाल शुरू होता है यहाँ वाले में, ऐसे सवाल आपके क्वेश्चन में छप जाते हैं, पेपर में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इन पे विशेष फोकस करी रहिए कि कैसे हमें करना है। देखिए लिखा हुआ अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना की शून्यक है, तो अगर किसी ने कह दिया कि शून्यक है, तो सीधी सी बात है कि वो शून्यक होने का मतलब कि पहली चीज तो ये कि अगर उसे हम उठा के रख दें समीकरण में, तो या बहुपद में रख दें, तो बहुपद का मान, जैसे हमने कह दिया कि fx बराबर कुछ दिया है ax² + bx + c, ये दिया है, और हमने कह दिया कि ए जो है स्मॉल ए नहीं बल्कि इसको कुछ यम कह देते हैं, स्मॉल यम इसका क्या है, शून्यक है। तो ये शून्यक तभी हो सकता है जब हम स्मॉल यम को यक्स के प्लेस पे रख दें और इधर वाले सारे मान किसके बराबर आ जाएं, 0 के बराबर आ जाएं, तभी हम इसको शून्यक कहते हैं। और इसी की मदद से हम सवाल को भी हल कर सकते हैं, वही होता है। तो लिखा हुआ अल्फा बीटा क्या है, इस दिए गए इक्वेशन के शून्यक है। तो पहली चीज क्या, शून्यक का योगफल बराबर क्या, माइनस x का गुणांक b है बटे x² का गुणांक a है, और शून्यक का गुणनफल बराबर अचर पद c है, x² का गुणांक a है। इतना हमने कर दिया। फिर इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, अल्फा माइनस बीटा पूछा जा रहा है। निसंदेह आप कर सकते हैं, कैसे, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा को, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्क्वायर करके कर दीजिए तब भी आ जाएगा, ठीक है, गुणा करा दीजिए या स्क्वायर रूट लेके कर दीजिए तब भी इसकी वैल्यू उसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिंपली दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना होता है, कुछ सर्वसमिका का इस्तेमाल करते हुए इसको करना होता है, इसके कारण से ये हो जाता है। जैसे ये देखिए लिखा 1 + अल्फा + 1 + बीटा। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, तो अल्फा बीटा ऊपर और अल्फा इंटू बीटा नीचे। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें पता है -b बटे a है, और ये -c बटे a से ये कट गया, बराबर आ गया -b बटे a के। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, इसलिए इनको जाने रखिए। दूसरी चीज ये है कि k के किस मान के लिए -2 बहुपद इतना का शून्यक है, तो -2 क्या है, शून्यक है, किस मान के लिए, हमने कह दिया जो भी मान होगा अभी हम देख लेंगे, लेकिन ये पता है कि ये -2 क्या है, इनका शून्यक है। तो सीधी सी बात है कि अगर -2 जो है ये शून्यक है, तो यह -2 अगर हम रख दें, तो ये जो हमारा fx बराबर क्या है, fx बराबर जो 3x² + 4x + 2k लिखा हुआ है, ये fx है। अगर x बराबर -2 हम रख दें, तो ये सारी वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। यही आपको समझना होता है। देखिए हम यहाँ किनारे करते हैं, रखते चलते हैं। हमने पहले मान लिया कि fx बराबर कितना, 3x² + 4x + 2k। कह देंगे यदि -2 fx का शून्यक है,
तब f माइनस 2 बराबर किसके 0 के, f माइनस 2 x बराबर -2 रख दीजिए, तो ये 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 2 के बराबर किसके 0 के, 4 या 12 हुआ और -8 प्लस 2 के बराबर किसके 0 के, 12 में से 8 गया 4 बचा, तो 2 के बराबर -4 हुआ और 2 से अगर हम भाग कर दिए तो -2 आ गया, तो k की वैल्यूज क्या आ गई -2 आ गई। इस हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप इसको करते रहिए, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप इसको पूछ सकते हैं हमसे, किसी प्रकार का और भी कोई दिशा निर्देश चाहिए इस विषय में, कहीं कोई समस्याएं आ रही हैं पढ़ने लिखने में, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें, परीक्षा अच्छे से दें, बिना भय के दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।